हाय गाइस, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट टैक्सेशन स्ट्रैटेजी। मैं सीए में इंटर टैक्सेशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से स्ट्रैटेजी होती है और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरह से पेपर पैटर्न एग्जैक्टली इनकम टैक्स का होता है या फिर जीएसटी का होता है। जैसे कि मुझे जून 2024 में 59 मार्क्स मिले थे। सो मैंने इतने मार्क्स कैसे गेन किए? इवन तो मेरे एमसीक्यू में 16 मार्क्स ही बन रहे थे। दैट्स इट, मुझे 16 मार्क्स ही मिल रहे थे, स्टिल आई एम एबल टू स्कोर 59 मार्क्स। सो ये क्या ग्रेस मार्क्स मिलके नहीं हुआ या फिर कुछ और नहीं हुआ है? दिस इज़ प्योर नॉलेज। एंड मैंने पेपर पैटर्न एनालिसिस किया था कि किस तरह से आता है, उसके बेसिस पे मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था। जैसे कि आपको पता ही है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस का नहीं तो एक्सेप्शन इनकम का आ जाता है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस करने के लिए काफ़ी इजी है, वो कर लोगे। एक्सेप्शन इनकम भी इजी है। तो पार्ट आता है तो सैलरी वाला इनकम, सैलरी वाला जो पार्ट है ना, वो करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। बट आप अगर ग्रेच्युटी, लिविंग कैशमेंट और पेंशन और एकोमोडेशन का भी क्वेश्चन कर लोगे, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, नहीं तो मोटर एक्सपेंसेस हो गया, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को मोटा देता है और उसका एक्सपेंसेस जो देता है, उसके उसके बारे में ही कोई क्वेश्चन होगा, तो वो अगर आपने कर लिया ना, और अलाउंसेस दो चार कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट है, लाइक ट्यूशन फीस का हो गया, नहीं तो मेडिकल अलाउंसेस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर हो गया, ये वाले क्वेश्चंस करोगे ना, तो सैलरी वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी लगेगा। मोस्टली मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऑप्शन में डाल दो। जैसे कि मुझे सैलरी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने ज़्यादा किया नहीं था सैलरी का, तो मैंने सैलरी को ऑप्शन में डाल दिया था पूरा का पूरा। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन में था। नेक्स्ट आते हैं हाउस प्रॉपर्टी की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मिलता है हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग कि हाउस प्रॉपर्टी की इजी लगता है उनको, बट पीजीबीपी मुश्किल लगता है। तो ये रॉन्ग है, पीजीबीपी इजी है, एकदम इजी है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो अप लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, आपका हाउस प्रॉपर्टी इजीली कवर अप हो जाएगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है वहाँ पे, आपको हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड सेकेंड बात, रही बात पीजीबीपी की, तो कौन से क्वेश्चंस आते हैं पीजीबीपी में? पीजीबीपी में आएगा तो सेक्शन 32 आएगा, लाइक डेप्रिसिएशन अलग से आएगा कि भाई 7 मार्क्स का पूरा ब्लॉक्स निकालने के लिए आ जाएगा कि भाई इसका इसका ब्लॉक निकालो, किस तरह से निकलता है। नहीं तो सेक्शन 35D का आ जाएगा, 35AD का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये कैसे मालूम है क्या? ये प्रोविजन बेसिस पे क्वेश्चंस बनाता है पीजीबीपी का। ये ऐसा नहीं देता है टोटली, आपको प्रोविजन एक एक लाइन में लिखना है, आपको 4-4, 5-5 पे लाइन में प्रोविजन बिल्कुल नहीं लिखना है, 1-2 लाइन में प्रोविजन को सेटल डाउन करना है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉरी फॉर दैट। जैसे कि सेक्शन 36 और सेक्शन 37 काफ़ी इजी सेक्शंस है, आपको भी पता है सेक्शन 37 सेक्शन 36 में क्या होता है। जैसे कि सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो ये भी काफ़ी इजी है। मेरे टाइम पे सेक्शन 44AD आया था, टैक्स ऑडिट आया था, तो मेरे को पता था कि क्या करना है टैक्स ऑडिट में, तो मैंने ये करके गया था। इसकी वजह से मुझे इजीली 7/7 मार्क्स मिले होंगे, बिकॉज ऑफ मुझे 59 मिला है, तो 7/7 इधर मिले ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है सीएमए इंस्टीट्यूट का, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स का। जब भी उनको मुश्किल क्वेश्चन पूछना होता है तो ये रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर का पूछ लेते हैं वो। बट ये वाले सेक्शंस आपको करके ही जाना है, लाइक 44AD है, 44AE, इनको छोड़ना नहीं है आपको। इनका छोटा मोटा देख के लेना है कि कब ऑडिट करना होता है, कब नहीं करना होता है। ये पूरा जो पीजीबीपी का है ना, पूरा 7 मार्क्स आपको लूटने के लिए ही दिया है उन्होंने। और हाउस प्रॉपर्टी का आपको मैंने बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ। कैपिटल गेन के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन रेफर करने हैं। अभी हमें क्या पता है कि प्रोविजन लिखना होता है, इतना ज़्यादा प्रोविजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है जितना बुक में दिया है। आपको क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको रेफर करना है। जैसे कि आपने सुचिता प्रकाशन का स्कैनर ले लिया, नहीं तो टैक्समैन का स्कैनर ले लिया, तो उस स्कैनर में क्या है ना, आपको कैपिटल गेन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने पिछली बार पूछे गए थे। आईएफओएस का क्वेश्चन देखोगे आप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन देखोगे, तो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है। विनिंग लॉटरीज हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, या फिर फैमिली पेंशन हो गया, वही बार बार वही रिपीट होते जा रहा है। आपको यहाँ पे प्रोविजन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाई इसका प्रोविजन लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा? नहीं, इसका 5-6 लाइन में प्रोविजन नहीं लिखना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिखना पड़ेगा। बट आपको प्रोविजन नीट एंड क्लीन लिखना है। मैं मेरी कॉपीज़ आएगी ना, सर्टिफाइड कॉपीज़, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से लिखा था, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। ओके,
और आती है बात तो सेट ऑफ और लॉसेस एंड क्लबिंग इनकम की, तो ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। सबसे इजी वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, तो सेट ऑफ एंड लॉसेस एंड क्लबिंग इनकम वाला क्वेश्चन होगा। या तो वो सेट ऑफ देगा, नहीं तो क्लबिंग इनकम देगा, तो दोनों में से वो एक दे सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ पे काफ़ी इजी है, आपको पता ही है कि कहाँ पे मतलब कौन सा लॉस जाता है, कौन सा इनकम पे कौन सा लॉस जाएगा, ये तो इजी वाला है। आप एक नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, उसमें से भी करोगे ना तो 7/7 आना यहाँ पे कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। ईजिली 7/7 मिल जाएंगे आपको। तो इसके लिए मैं बोला है कि यहाँ पे भी PYQ आपको रेफ़र करना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेफ़र करने हैं। और आती है बात टोटल इनकम वाले क्वेश्चन की, तो ये वाले पार्ट में ना आपको ज़्यादातर डिडक्शंस का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और टोटल इनकम का क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं होता जितना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा 5-6 लाइन का क्वेश्चन होता है और 2-3 लाइन के डिडक्शंस दिए होते हैं। तो आपको यहाँ पे डिडक्शंस का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर TDS का नॉलेज हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, देखो जैसे कि मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस और सैलरी इनकम बहुत मुश्किल लगता है, ये 2 चैप्टर्स मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सबको अटेंड किया, क्योंकि मुझे ये प्यारे हैं, मुझे ये अच्छे से आते हैं, मुझे इनका लिखना कैसे लिखना है, क्या लिखना है मुझे पता है, इसके लिए मैंने इनको रेफ़र किया था। अगर आपको लगता है कि आपको PGBP अच्छा नहीं लगता तो आप सैलरी का क्वेश्चन कर लो, या फिर आपको लगता है कि भाई मुझे कैपिटल गेन और IFRS का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सैलरी को ले लो, नहीं तो आप कोई किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो। बट इसकी स्ट्रैटेजी अभी के अभी बना के रखना, बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे आप बोलोगे कि हाँ एग्ज़ाम का देखूंगा तभी मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि कौन सा कब लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी स्ट्रैटेजी बनाना होगा कि आपको बेस कौन सा क्रिएट करना है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 3 क्वेश्चन थे ना, मैंने माइंडसेट में ही रख दिया था कि भाई कितना भी हार्ड आ जाए मैं सैलरी वाला करूँगा ही नहीं, मैं ये बाकी के ही करूँगा। और वैसे ही हुआ, ये मैंने बाकी के क्वेश्चंस इतने अच्छे से करके रखे थे, ऐसा नहीं कि मैंने सैलरी को और रेसिडेंशियल स्टेटस को छोड़ के चला गया था ना, बिल्कुल ना। मैंने सैलरी के क्वेश्चन कुछ कुछ करके गया था फॉर द रेफरेंस, लाइक ग्रेचुटी कैसे निकालते हैं, नहीं तो लिव इनकैशमेंट कैसे निकालते हैं, ये देख के गया था। मैं सिर्फ देख के गया था बिकॉज ऑफ MCQ में आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो जाए बाकी, ठीक है। और थोड़े बहुत जो भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स होते हैं, लाइक हिल अलावेंसेस हो गया, नहीं तो ट्रैवल अलावेंसेस हो गया, तो उनकी लिमिट्स देखे गया था, जिससे कि मुझे हेल्प मिली, ठीक है। जिससे कि जून 2024 में शायद से उन्होंने ट्यूशन फीस के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। तो उस तरह से मुझे वहाँ पे हेल्प मिली थोड़ी बहुत। तो आपको भी एक थोड़ा बहुत सेफ्टी बैकग्राउंड रखना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो पूरा का पूरा, लाइक PGBP आप पूरा छोड़ रहे हो या फिर हाउस प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो पूरा का पूरा, तो उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे होता है। उसके बाद में हम आते हैं GST के ऊपर। GST का मैं बोलूँगा तो ये जो थियरी दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन नंबर 6, ये पूरा छोड़ दो, कुछ फ़ायदा नहीं है करके थियरी वाला। आप प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, जैसे कि रिवर्स चार्ज हो गया, कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन आता है, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन आ सकता है, ITC का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ITC का क्या आ सकता है, सेक्शन 17(5) आ सकता है, आया तो सेक्शन 17(5) आएगा, सबसेक्शन 5 आएगा, ठीक है। ब्लॉक ऑफ द मतलब जो भी होता है ना, ब्लॉक ऑफ द क्रेडिट, वो आ सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स का आ सकता है, नहीं तो सर्विसेज का आ सकता है कि भाई बताओ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा लगेगा, कि कौन सा प्लेस में आ जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई तो जून 2024 में आ गया था, ठीक है। इस अटेम्प्ट में भी आने के चांसेस है इसके, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं तो टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई आ सकता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आना चाहिए था, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो जो कि मैंने लिखना चाहिए था बट मैंने लिखा नहीं है। बट वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आने के चांसेस 80% है, मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर लिखने बोलेगा, नहीं तो आपको क्या बोलेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कब ग्रांटेड होगा वो बता मुझे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैंने इनके लिए क्या प्रिपरेशन किया था, GST के लिए मैंने ये प्रिपरेशन किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस और PYQ क्वेश्चंस मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफ़र करूँ CMA इंस्टीट्यूट के। तो इसके लिए मैंने स्कैनर विनर कुछ नहीं लिया था, CMA इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाता था, वहाँ पे मैंने पूरे मतलब जो भी क्वेश्चंस थे उनको रेफ़र कर लिया था, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास PDF होगा तो PDF से भी आप रेफ़र कर सकते हो। हाईली रिकमेंडेड है कि GST के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनकम टैक्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं।
तो आपको मैं रेफ़र करूँगा कि भाई आप करो ही करो, ऐसा ना करो कि भाई रेफर ही नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है टैक्स में, तभी जाके आपको 59 मिल सकता है, नहीं तो उसके आगे मिल सकता है। अदरवाइज आपके चांसेस कम है इनकम टैक्स में। और हाँ, आपको प्रोविज़न पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पूरा सब कुछ प्रोविज़न नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 2 पेज प्रोविज़न लिख लिया तो क्या भाई मेरे को मिलेगा मार्क्स ना। भाई अगर तेरा प्रोविज़न अप्रोप्रिएट नहीं है, नीट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, तो तुझे 0 मार्क्स ही मिलेगा। और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। बुक रेफर करो, नहीं तो इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो। मैं हर जगह पे बोल रहा हूँ कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रेफर करो। इसका मतलब यही है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही तुम्हारे की है टैक्सेशन में पास होने की और हाईली मार्क्स लाने की, ठीक है। जब मैंने चालू किया था टैक्सेशन का सीएमए का, तो मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना चालू कर दिए थे। एक तो मैं क्या करता, प्रैक्टिस करता, जो जो हार्ड क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस करता। अदरवाइज मैं क्या करता, उनको लिख के लेता कि भाई ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है मुझे, तो मैं इसको लिख के लेता हूँ एक साइड में। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट बना के रख सकते हो। जैसे कि मैंने हर एक कंपोजिशन स्कीम का मैंने कॉन्सेप्ट बना के रखा था कि इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट कितना होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का भी मैंने लिमिट्स बना के रख दिया था। और प्रोविज़न ऐसे छोटे छोटे लिखे थे मैंने, ऐसा बड़ा बड़ा प्रोविज़न नहीं लिखा था। जो भी मुझे लगता है, मेरे दिल से लगता है, मैंने प्रोविज़न बना के रख दिया था मेरे ओन वर्ड्स में। और ये जो मिथ है ना कि टैक्सेशन में आपको टैक्स की ही लैंग्वेज यूज़ करनी है, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करनी है। हाँ, कीवर्ड्स के लिए आपको खुद की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, वो टैक्स के ही वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की भी वीडियो लाऊंगा। एंड मेरे जैसे 59 आपको भी लाने हैं, 59 से ज़्यादा ही लाओगे आप, 60-70 ला सकते हो। मेरे एमसीक्यू ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, कॉन्सेप्ट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना मैं कौन सा सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो लाऊँ। ऐसे ही मैं उसका पेपर पैटर्न और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने जीएसटी और इनकम टैक्स का लेके आया हूँ। ओके, टाटा बाय।